नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आगामी 5 दिसंबर को होगा मतदान। मतगणना और चुनाव परिणाम 8 दिसंबर को। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के उपचुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू। बीजापुर जिले में 2 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। और सुकमा और बिलाईगढ़ में हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में डीआरजी के 2 जवानों सहित 5 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आगामी 5 दिसंबर को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग के कल भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 80 के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। इसके साथ ही कांकेर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशाली हो गई है। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन के बाद से यह सीट रिक्त है। निर्वाचन कार्यक्रम के मुताबिक आगामी 10 नवंबर को भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 17 नवंबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को होगी। वहीं नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 नवंबर निर्धारित की गई है। मतदान 5 दिसंबर को होगा। मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर को की जाएगी। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में 256 मतदान केंद्र हैं। 5 जनवरी को 2022 को निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की तिथि में भानु प्रतापपुर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 1,97,535 है। इस उपचुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट का उपयोग किया जाएगा। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के उपचुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार आगामी 9 नवंबर तक निर्वाचक नामावली के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किया जाएगा और दावा आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। दावा आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर और दावा आपत्तियों के निपटाने की अंतिम तिथि 21 नवंबर निर्धारित की गई है। 6 दिसंबर को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसी तरह प्रदेश के विभिन्न नगर पंचायत और नगर पालिका परिषदों में प्रस्तावित उपचुनाव के लिए भी निर्वाचक नामावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगरीय निकाय उपचुनाव के लिए भी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 दिसंबर को किया जाएगा। कबीरधाम जिले में स्थित भोरम देव मंदिर के नींव सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार कार्य पुरातत्व और संस्कृति विभाग के विशेषज्ञों और कुशल कामगारों द्वारा जल्द किया जाएगा। विभाग के तकनीकी और विषय विशेषज्ञों की टीम ने भोरम देव मंदिर परिसर का अवलोकन किया। टीम के सदस्यों ने बताया कि 11वीं शताब्दी में स्थापित भोरम देव मंदिर की नींव को मजबूत बनाने के लिए तकनीकी रूप से चरणबद्ध कार्य कराए जाएंगे। इस दौरान बताया गया कि पुरातत्व विभाग के सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही कार्य किए जाएंगे। जिला कलेक्टर जन्मेजय जय महोबे ने पुरातत्व विभाग की टीम के सदस्यों और अधिकारियों की बैठक लेकर भोरम देव मंदिर परिसर में प्रस्तावित कार्यों और कार्य योजना के संबंध में जानकारी ली। भारतीय थल सेना में अग्निवीरों और नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती के लिए रैली का आयोजन 1 से 13 दिसंबर तक दुर्ग जिले के पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में किया जाएगा। भर्ती रैली में भाग लेने के इच्छुक आवेदकों को आयोजन के पूर्व 1 सप्ताह का निःशुल्क शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक आवेदक 9 नवंबर को सुबह 7 बजे पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में उपस्थित होकर प्रशिक्षण का लाभ ले सकते हैं। आवेदकों को अपने साथ सेना कार्यालय द्वारा जारी प्रवेश पत्र, 8वीं और 10वीं की अंकसूची तथा निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य जारी है। अब तक प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर लगभग 70,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है।
धान के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के राहत 283 करोड़ रुपए का भुगतान जारी कर दिया गया है। खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि धान खरीदी की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारी निरंतर निगरानी कर रहे हैं। प्रदेश में इस वर्ष 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए प्रदेश में 25,92,000 किसानों का पंजीयन किया गया है। धान खरीदी के लिए प्रदेश भर में 2,497 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। राज्य शासन ने प्रदेश के नागरिकों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हाफ बिजली बिल योजना लागू की है। इसका सीधा लाभ राज्य के लगभग 42 लाख उपभोक्ताओं को मिल रहा है। इस योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को अब तक 2,500 करोड़ रुपए की राहत दी जा चुकी है। बिजली उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक की खपत पर बिजली बिल में छूट दी जा रही है। इसके अलावा मोर बिजली ऐप में विद्युत सेवाओं और सुविधाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन और बिजली बिल के भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बीजापुर जिले में कल 2 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से एक माओवादी पामेड़ एरिया कमेटी अंतर्गत सप्लाई टीम के सदस्य और दूसरा माओवादी मिलिशिया कंपनी के सदस्य के रूप में लंबे समय से सक्रिय था। इन माओवादियों पर पुलिस पार्टी पर हमला करने सहित कई अन्य वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। इस बीच दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रेवाली में माओवादियों ने एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतक की पत्नी ग्राम पंचायत रेवाली की सरपंच है। सुकमा जिले में कल हुई सड़क दुर्घटना में डीआरजी के 2 जवानों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल में सवार दोनों जवान एलमा गुंडा इलाके में माओवादियों के खिलाफ अभियान के बाद अपने कैंप लौट रहे थे। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर कोंटा डैंग के पास ट्रेलर ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक जवान पदाम मुया दौड़नापाल के पास बोड़ीगुड़ा और मौसम सुब्बा बंडा बेस कैंप के रहने वाले थे। वहीं बिलाईगढ़ क्षेत्र में गेड़ापाली मार्ग पर 4 पहिया वाहन और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम गेड़ापाली के ग्रामीण 4 पहिया वाहन में सवार होकर ग्राम झुमका जा रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल से भिड़ंत होने के बाद 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 10 अन्य लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। घायलों को बिलाईगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। 4 पहिया वाहन में करीब 40 लोग सवार थे। दुर्ग पुलिस ने भिलाई नगर सब डिवीजन में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जनता के साथ संबंध बढ़ाने की दिशा में एक नई पहल की है। स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में की जा रही इस नई पहल के तहत सभी संबंधित थानों के प्रवेश द्वार पर QR कोड लगाया गया है। शिकायतकर्ता या आम जनता इस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर अपना फीडबैक दे सकता है। इसके माध्यम से थाने से संबंधित कोई शिकायत है पुलिस के कार्य को सुधारने के लिए जनता द्वारा सुझाव भी दिया जा सकता है। इस संबंध में पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया है कि शिकायत या सुझाव के रूप में फीडबैक देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। साथ ही उनके अनुभवों के आधार पर व्यवस्था में सुधार का प्रयास भी किया जाएगा। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC कोरबा द्वारा सतर्कता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। NTPC कोरबा के मुख्य महाप्रबंधक PM जैना ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया। इस मौके पर सभी कर्मचारियों ने सतर्कता की शपथ ली। इस दौरान निवारक सतर्कता पर 2 दिवसीय कार्यशाला और कर्मचारियों के लिए वॉकथॉन तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। सैनिक स्कूल अंबिकापुर में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा 8 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वेबसाइट पर 30 नवंबर शाम 5 बजे तक भरे जा सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली मल्टीटास्किंग और हवलदार की परीक्षा कल 6 नवंबर को रायपुर में आयोजित की जाएगी।
रेलवे प्रशासन द्वारा दुर्ग दानापुर दुर्ग के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन एक फेरे के लिए चलाई जाएगी। यह ट्रेन दुर्ग से 7 नवंबर को और दानापुर से 6 नवंबर को चलेगी। इस ट्रेन में यात्रियों को अधिक आरक्षित बर्थ की सुविधा मिलेगी। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर थाना क्षेत्र में इंद्रावती नदी को पार करते समय नाव के पलट जाने से एक ग्रामीण डूब गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं नाव में सवार अन्य लोग सुरक्षित हैं। और जांजगीर चांपा जिले के जांजगीर और बिर्रा क्षेत्र में खनिज विभाग की टीम ने खनिज का अवैध परिवहन करने के मामले में 5 वाहनों को पकड़ा है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों को ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।